गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉर्निंग 20.27। स्टार्ट करते हैं। BD 203 यूनिट 3 है। ठीक है, BD 203 समावेशी विद्यालय का सृजन, यूनिट थर्ड, इकाई थर्ड है आपकी। सारे के सारे क्वेश्चन हैं यूनिट के। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा हेतु निर्धारित नीतियां, आयोग एवं पाठ्यक्रम प्रारूप। तो 313 क्वेश्चन करा रखे हैं, अब 314वां क्वेश्चन है। पराधीन भारत में जब कभी शिक्षा की योजना बनाने के लिए सम्मेलन होते थे, तब उनमें समान रूप से कुछ संशोधनों के बाद प्रचलित शिक्षा प्रणाली को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती थी, किंतु अब हमें इस प्रवृत्ति का त्याग कर देना चाहिए और शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करके उसे देश की नवीन परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहिए। किसका कथन है? तो ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत सरकार ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब जारी किया? तो कब जारी किया? ये किया 24 जुलाई 1968 को। 24 जुलाई 1968 को। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में जोड़ा गया है? तो यह है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45, धारा 45। 10+2+3 के स्थान पर किस शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया था? तो 8+4+3। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनाने की घोषणा किस सन में की गई थी? घोषणा की गई थी जनवरी 1985 में। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम औपचारिक रूप में शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1978 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने खंडों में विभक्त किया गया? तो ये 12 खंडों में थी। कम अपंग बालकों की विशेष शिक्षा की नहीं बल्कि समाकलित व मुख्य धारा की आवश्यकता है। किस सन में इस बात पर बल दिया गया था? कि दिया गया था 1970 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। देखिए, निःशक्त बच्चों पर लागू होता है, 6 से 14 वर्ग आयु के बच्चों पर लागू होता है, लेकिन 14 से 18 वर्ष के बच्चे के लिए लागू नहीं होता। समावेशी शिक्षा नीति 2006 के अंतर्गत बाधितों हेतु चालू योजना में कितने शिक्षकों का अनुकूलन होना चाहिए? तो 3 से 4,000 शिक्षकों का। क्रियान्वयन के प्रारूप POA 1991-92 ने यह विश्लेषण किया कि अनेक विशिष्ट बालक समन्वित शिक्षा योजना से लाभ उठा रहे हैं। यह संख्या कितनी है? तो यह संख्या है 30,000। प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992 ने अपंग बालकों की शिक्षा हेतु कौन कौन से कदम सुझाए? तो उपयुक्त कदम सुझाए: विशेष विद्यालयों की स्थापना, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोलना, अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण देना। ठीक है, उपयुक्त सभी राइट हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ तो मानवीकरण की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ मानवीकरण की। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं कहलाते हैं NGO। NGO की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है अनुच्छेद 21 का। इंग्लिश में आए तो अनुच्छेद 21A। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब पारित हुई? तो ये हुई थी आपकी 2006 में। 2006 में कब? 10 जनवरी 2006। समावेशी शिक्षा पर विचार प्रस्तुत किए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में और कोठारी आयोग ने, दोनों ने
विचार प्रस्तुत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन किस वर्ष में किया गया था? आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन किया गया था 7 मई 1990। कोठारी कमीशन ने बाधित बालकों की समावेशी शिक्षा हेतु कौन कौन सी घटनाएं बताई हैं? तो शिक्षा हेतु व्यय में कमी होना, बाधित व सामान्य बालों को बाधित व सामान्य बच्चों को एक दूसरे को समझने में कठिनाई होना, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। जनार्दन कमेटी ने किस सन में अपनी रिपोर्ट दी? तो जनार्दन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 1993 में। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1993 में हुई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष विकलांग कल्याण विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई? अगस्त 1995। अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये किया गया आपका 1995 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस अनुच्छेद में विशिष्ट शिक्षा के प्रावधानों का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 4.9 में। नई शिक्षा नीति 1986 में किस तरह के बालकों की शिक्षा पर बल दिया गया? तो नई शिक्षा नीति में अपंग बालकों की शिक्षा पर बल दिया गया। बल की बात हो रही है, ठीक है, बल दिया गया। जैसे तो सारे ही बच्चे हैं, लेकिन बल की बात आए तो आपका अपंग बालकों की इस पर बल दिया गया था, अपंग बालकों की शिक्षा पर। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान NIVH स्थित है। दृष्टिबाधित संस्थान यह है आपका देहरादून में। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान स्थित है तो आपका मुंबई में है। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान स्थित है, ये भी आपका मुंबई में है। विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या कितनी है? तो यह है 17 संख्या है पुनर्वास केंद्रों की। विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या 17 है। यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो 1982 को। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विकलांगों के लिए आवासीय संस्था का रूप है अस्पताल, आवासीय और शरण स्थली, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, राइट। विकलांगों की शिक्षा एवं इलाज के लिए संस्था फ्रांस में स्थापित की किसने की? तो ये की सिजुइन ने। विकलांग बालकों का पहला पब्लिक स्कूल कहाँ खोला गया? तो ये आपका खोला गया न्यूयॉर्क में। विकलांग बालकों का पहला पब्लिक स्कूल न्यूयॉर्क में किसने खोला? तो ये खोला था रिवोल्ट ने। और कब खोला था रिवोल्ट ने न्यूयॉर्क में? ये खोला था आपका 1834 में। न्यूयॉर्क हाउस ऑफ रिफ्यूजी की स्थापना की गई अपराधी बालकों के लिए। नेत्रहीनों के लिए न्यू इंग्लैंड असाइलम की स्थापना इस वर्ष की गई। किस वर्ष की गई? 1829 में। सिजुइन की पुस्तक आइडियोसी एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय साइकोलॉजिकल मेथड किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई 1846 में। विकलांग बालकों के लिए आवासीय स्कूल खोलने का आरंभ हुआ 1960 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक विकलांग बालकों के लिए अमेरिका में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1966 में स्थापना की गई। अमेरिका में विकलांग बालकों के लिए चिल्ड्रन ब्यूरो की स्थापना हुई। कब हुई? 1912 में हुई। अमेरिका में नेशनल एसोसिएशन ऑफ रिटार्टेड चिल्ड्रन की स्थापना की गई। कब की गई? तो ये की गई 1950 में। मस्तिष्क लकवा की शिक्षा की दिशा में किस सन में कार्य किया गया? तो 1973 में कार्य किया गया। कौन सी संस्था चक्षु विकलांगों के लिए, यानी चक्षु माने आंखों की विकलांगता के लिए कार्य कराने वाली
व्यक्तिगत और सामाजिक संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है। कौन सी संस्था है? वो है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है? तो 41 से लेकर 46 अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों से संबंधित हैं। रेल मंत्रालय विविध प्रकार से विकलांग व्यक्तियों को किराए में छूट देता है। 25 से लेकर 25 नहीं 15 से 75% तक, 15 से 75% तक उनकी विकलांगता के ऊपर निर्भर करता है। अरे मैंने कौन सा गलत लगा दिया, तो ये वाला होगा, देखो ये 15 से 75 ये वाला। नीचे वाला है रेल, ये तो है विविध प्रकार के विकलांग व्यक्ति, जैसे किसी का 40% है, किसी का 50% विकलांगता, किसी का 60% है, तो उसी के हिसाब से किराए में छूट मिलती है। ठीक है, 15 से लेकर 75% तक। अच्छा, दूसरा है अंधे व्यक्तियों को किराए में छूट देता है। तो अंधे व्यक्ति जो होते हैं उनको रेलवे देता है 100% की छूट देता है। विश्व विकलांगता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो अभी बताया था 3 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान कहाँ है? तो ये मुंबई में है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका है कटक में है। राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? ऑर्थोपेडिक यानी हड्डियों से संबंधित विकलांगता जो होती है, ठीक है, तो ये ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कहाँ है? ये कोलकाता में है। राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ है? तो यह आपका मुंबई में है। नहीं, अरे गलत हो गया, ऑर्थोपेडिक आपका कोलकाता में। ठीक है, ऑर्थोपेडिक आपका कोलकाता में है। अब बहुविकलांग सशक्तिकरण आपका है चेन्नई में। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान स्थित है, अपंग की बात आए तो ये हो जाएगा आपका मुंबई। रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? देखो आगरा भी मंडल है, कानपुर भी मंडल है, लखनऊ भी मंडल है, और हर जगह मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की मतलब फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये प्रयोग सभी सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब आया अस्तित्व में? 1972 में। ईसी का पूरा नाम क्या है? ईसी का पूरा नाम है विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। निःशक्त जनों के अधिकारों पर घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकृत किया गया? ये किया गया 9 दिसंबर 1975 को। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया 3 दिसंबर, तो पता ही है आपको। तो ये मनाया गया था आपका, पहली बार मनाया गया था 3 दिसंबर था, और 1992 थी सन। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स का नया नाम क्या है? तो नया नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने सन 1974 में एकीकृत या इंटीग्रेटेड एजुकेशन या एकीकृत शिक्षा की शुरुआत की, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे जाना जाता है विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आईईडीसी का पूरा नाम क्या है? आईईडीसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। विकलांग जन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो लागू किया गया 1996 में, 1996 में। विकलांग जन अधिनियम के तहत कितने प्रकार की विकलांगता को सम्मिलित किया गया? 7 प्रकार की विकलांगता को सम्मिलित किया गया। निःशक्त जन अधिकार कानून में कितने प्रकार की अक्षमताओं को शामिल किया गया? तो 21 प्रकार की अक्षमताओं को शामिल किया गया। प्रकार थे 7 और अक्षमताएं थी 21। बालकों के लिए पाठ्यक्रम व्यवस्थित व उपयोगी होनी चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका क्रिक का। प्रतिभाशाली बालकों हेतु किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए पाठ्यक्रम, प्रतिभाशाली बालकों की बात हो रही है,
तो विस्तृत भी होना चाहिए और समृद्ध भी हो, ठीक है, आ और ब दोनों हो जाएंगे, राइट। विशिष्ट शिक्षा हेतु विभिन्न औपचारिक संस्थाएं कौन सी हो सकती हैं? लाइब्रेरी, ऐतिहासिक दार्शनिक स्थल, शिक्षा भ्रमण व रेडियो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, राइट। असमर्थ बालकों हेतु विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है? पूर्ण या अंशकालिक? तो पूर्ण भी हो सकती है, अंशकालिक भी हो सकती है, दोनों टाइप की कक्षा हो सकती है। विशिष्ट बालकों को दी जाने वाली 3 आर्स का तात्पर्य है, 3 आर है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, राइट। विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है, यह कथन किसका है? ये कथन है क्रूकसेंक का, क्रूकसेंक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, पाठ्यक्रम एक मार्ग है जिस पर दौड़ते हुए व्यक्ति एक लक्ष्य अथवा अध्ययन की विषय वस्तु तक पहुंचता है, कथन है ब्रू ब्रेक का। किसने कहा है कि पाठ्यक्रम वांछित अधिगम अनुभवों की एक सुव्यवस्थित श्रृंखला है? जॉनसन ने कहा है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, रुचियों के अनुकूल होना चाहिए पाठ्यक्रम, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, ठीक है। विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, विशेष अध्यापक हो, विशेष कक्षा हो, विशेष पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, राइट। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का रखना चाहिए, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं का रखना चाहिए, ठीक है, तो दोनों का रखना चाहिए, और वह दोनों। विशिष्ट शिक्षा होनी चाहिए, विशिष्ट शिक्षा होनी चाहिए छात्र केंद्रित। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए रुचि के अनुकूल, ठीक है, फिर से रिपीट हो गया है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण होता है कानपुर में, ठीक है, कानपुर में निर्माण होता है। जो बाधित होते हैं जैसे, तो इनका जो जो हाथ पैर जो भी बनते हैं ना, आर्टिफिशियल जो बनते हैं, कानपुर में बनते हैं। आंशिक दृष्टिबाधित बालकों हेतु किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस, चश्मे का और श्वेत बोर्ड का, ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, राइट। निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता दोष को किस उपकरण के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो अवतल लेंस से संशोधित किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष का जब अवतल है तो दूर दृष्टि का आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। एक आता है जरा दृष्टि दोष का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अभिसारी लेंस के द्वारा, अभिसारी, ठीक है, अभिसारी। दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए सहायक उपकरण है ब्रेल पत्र, स्क्रीन रीडर्स और ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, राइट। ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो लुई ब्रेल ने, ठीक है, जो जिनको दिखाई नहीं देता, जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए लुईस ब्रेल लिपि चलता है। ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं? तो ब्रेल लिपि में टोटल अक्षरों की संख्या होती है 256, 256 अक्षर होते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1824 में। ब्रेल लिपि कितने डॉट पर आधारित है? तो ब्रेल लिपि आपकी है 6 डॉट पर आधारित, इस टाइप से डॉट रहते हैं, ठीक, 6 डॉट पर आधारित है। अब आ जाती है आधुनिक ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि पूछे तो आपका हो जाएगा 6, लेकिन अगर आधुनिक अगर पूछे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। आधुनिक ब्रेल लिपि पूछे तो इसमें 8 डॉट होते हैं आधुनिक की, ठीक है, आज के टाइम पे जो है उसमें 8 होते हैं, लेकिन ब्रेल लिपि में डॉट आधारित होती है, 6 पर ही आधारित होती है, लेकिन अगर आधुनिक शब्द जुड़ जाता है तो हो जाती है 8 डॉट पर। यूनिकोड मानक में ब्रेल पद्धति को कब शामिल किया गया? तो ये 1991 में शामिल किया गया। में शामिल किया गया। कम दृष्टि के अधिगमकर्ता किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं आवर्धक लेंस का और हस्तावर्धक लेंस का, दोनों का करते हैं। दृष्टिबाधितों हेतु किसका प्रयोग किया जाता है?
तो ब्रेल स्लेट का और ब्रेलर का उपयोग सभी का प्रयोग किया जाता है। ऑर्थोपेडिक दिव्यांगों को समायोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कर्व कट एवं एंड कर्व स्लोप्स का प्रयोग किया जाता है। लिखित पाठ को पढ़ने में असमर्थ बालकों के लिए प्रयोग होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का। अंधे बालक पढ़ सकते हैं, तो क्या पढ़ सकते हैं? ब्रेल लिपि पढ़ सकते हैं, जो 6 डॉट पर आधारित होती है। आधुनिक की बात आ जाए तो भैया 8 हो जाते हैं। दृष्टिबाधित बालक सीखते हैं, किसके द्वारा सीखते हैं? दृष्टिबाधित बालक सीखते हैं रटकर स्मृति द्वारा, पूर्ण के बजाय भाग के द्वारा और सीमित प्रेक्षण द्वारा। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। अर्धनेत्रहीन को पढ़ने के लिए आवश्यकता होती है अर्धनेत्रहीन, ठीक है, आधे ब्लाइंड जो होते हैं, हाफ ब्लाइंड, बड़े अक्षर में छपाई की और निकट जाकर पढ़ने की। तो आ और बा हो जाएंगे दोनों राइट आंसर। दृष्टिबाधित ज्ञान अर्जित करते हैं श्रवण इंद्रिय से या स्पर्श इंद्रिय से, तो दोनों ही हो जाएंगे सही। पूर्ण दृष्टिहीन बालक के लिए कौन सी शिक्षण प्रविधि उपयोगी है? पूर्ण रूप से दृष्टिहीन बालक है तो ब्रेल पद्धति, विशिष्ट आवासीय स्कूल होना चाहिए और विशिष्ट पाठ्यक्रम होना चाहिए। उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। अंधे बालकों को विशेष कक्षा में पढ़ाया जाता है जिसे कहा जाता है ब्रेल कक्षा या अंधों की कक्षा। नहीं, ये हो जाएगा ब्रेल कक्षा। ब्रेल कक्षाओं के लिए किस प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता होती है? तो ब्रेल पुस्तकों की आवश्यकता होती है जिसमें 6 डॉट पे आधारित बिंदु होते हैं, 256 अक्षर होते हैं ब्रेल लिपि में, ठीक है। 1824 में इसका आविष्कार हुआ। किसने किया? इसके जनक कौन है? पद्धति का आविष्कारक कौन है? ब्रेल पद्धति के तो हैं लुई ब्रेल, लुईस ब्रेल या लुई ब्रेल, दोनों तरीके से आ सकता है, दोनों ही सही हैं। ब्रेल कक्षाएं कहाँ स्थित हैं? ब्रेल कक्षाएं स्थित हैं न्यू जर्सी में। अंधे बालकों को पढ़ाने का विशेष सिद्धांत है। अंधे बालकों को पढ़ाने का विशेष सिद्धांत है हौसला एवं निर्देशन, सहायक उत्तेजना, स्वयं कार्य करना। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। अध्यापक को अंधे बालकों के संबंध में क्या करना चाहिए? तो उपयुक्त सभी हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अंधे बालक के अध्यापक का गुण है, अंधे बालक के अध्यापक का गुण है, तो ये देखिए आप लोग पढ़ लीजिए, उपयुक्त सभी राइट है। श्रवण क्षतिग्रस्त बालकों के लिए शिक्षा की तकनीकी है, तो इसका भी देखिए उपयुक्त सभी है, आप पढ़ लीजिए आप लोग। ये श्रवण क्षति युक्त बालकों की शैक्षिक सुविधाएं हैं, शैक्षिक सुविधाएं उपयुक्त सभी हैं, तो देख लीजिए आप। बाकी आगे बढ़ते हैं। श्रवण क्षति युक्त बालकों को किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है? तो चिन्हित भाषा के द्वारा और सांकेतिक भाषा के द्वारा, दोनों ही सही हो जाएंगे। श्रवण क्षतियुक्त बालकों को निम्न में से किस प्रकार से शिक्षा नहीं दी जा सकती? संगीत भाषा से शिक्षा नहीं दी जा सकती, बाकी चिन्ह भाषा, संकेत भाषा से और ओष्ठ पठन से दी जा सकती है। श्रवण बाधितों की आरंभिक अवस्था में क्या भूमिका होती है? श्रवण उपकरणों के उपयोग की भूमिका होती है। श्रवण बाधितों हेतु सर्वप्रथम शिक्षा संस्था की स्थापना किसने की? तो गैलेंडर ने की। बाधित बालकों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है? ये किया जाता है कानपुर में। श्रवण सहायक उपकरणों का प्रयोग किस प्रकार के प्रयोगों हेतु किया जाता है? वैयक्तिक के लिए और सामूहिक प्रयोगों के लिए, तो आ और बा दोनों सही हो जाएंगे। श्रवण बाधितों हेतु किस प्रकार के विशेष चिन्ह होते हैं? स्वरों का और शब्दों का, दोनों का। श्रवण बाधितों के शिक्षण हेतु अध्यापक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो संकेत भाषा का, पाठ्य वस्तु का और चिन्हित भाषा का ज्ञान होना चाहिए। गत्यात्मक असमर्थ बालकों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए सामान्य छात्रों के समान पाठ्यक्रम। शिक्षण की परंपरागत पद्धति है, शिक्षण की परंपरागत पद्धति है व्याख्यान, परंपरागत है, ठीक है, परंपरागत रूप से तो लेक्चर मेथड है परंपरागत। अधिगम असमर्थ बालकों को शिक्षा की प्रविधि है, ऑप्शन दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है इसमें। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट।
कक्षा प्रबंधन की सामान्य सहायक सामग्री कौन सी होती है? तो उपयुक्त सभी है राइट। शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय दिया आई के डेविस ने। शारीरिक रूप से अपंग बालकों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए? मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, दोनों ही राइट हो जाएंगे। श्रवण बाधित बालकों हेतु किन अंगों का प्रयोग कर उन्हें शिक्षित किया जा सकता है? हाथ का, अंगुलियों का या बाजू का? उपयुक्त सभी का। विद्यालय स्तर पर श्रवण बाधितों की शिक्षा के लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो ये उपयुक्त सभी विधियां मैनुअल विधि, शाब्दिक, संपूर्ण संप्रेषण विधि। दृष्टिबाधित बालकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखभाल का, शिक्षा का, शिक्षण प्रदान करने का? तो सभी का। दृष्टिबाधितों हेतु किस प्रकार की किताबों की व्यवस्था की जाती है? तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, टॉकिंग बुक्स, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। कक्षा का वातावरण निर्भर करता है शिक्षकों पर, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों की पुस्तकों का चयन का आधार क्या होता है? तो उनका इंटरेस्ट, ठीक है, अभिरुचि, योग्यताएं, उपयोग सभी हो जाएगा राइट। विशिष्ट बालकों को शिक्षित करते हुए बालकों की किन योग्यताओं का विकास किया जाता है? तो उनकी कार्यात्मकता का विकास का, गुणवत्ता का, उपयुक्त हो जाएंगे सभी राइट। विशिष्ट बालकों की डेस्क पर किन किन वस्तुओं को टिकाने के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था रखनी चाहिए? पेन, पेंसिल, कार्बन बत्तिका? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। डिसलेक्सिया के बालकों को शिक्षित करने हेतु किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? तो चित्र व शीर्षक सामग्री का। चित्रों वाली स्क्रैप बुक से बच्चों को किस प्रकार के शब्दों का ज्ञान कराया जा सकता है? तो उपयुक्त सभी का ज्ञान कराया जा सकता है। आउट, अबव, एट, इन, ओवर, बिलो। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के बालकों हेतु सहायतार्थ उपकरण कौन कौन से होते हैं? तो उपयुक्त सभी होते हैं क्रिस्टर, के वॉकर और कुर्सी। डिस्क्रिप्टिव मॉडल का प्रयोग किन बालकों को शिक्षित करने हेतु किया था? तो उपयुक्त सही बौद्धिक रूप से क्षतिग्रस्त, अंधे और विशिष्ट बालकों को। अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान की शुरुआत किसने की? तो शुरुआत की वाइंग ने। व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सफल बनाने हेतु अध्यापक कौन कौन से ढंग अपना सकते हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। किससे सुसज्जित होना चाहिए? रिसोर्स रूम से सुसज्जित होना चाहिए, स्टाफ से और छात्रों से, दोनों से। अध्यापकों के मुख्य उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं? कक्षा का प्रबंधन करना, अन्वेषणों का प्रयोग करना, तो दोनों सही हो जाएंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है, ठीक। ऑप्शन सा हो जाएगा राइट। विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, विशेष कक्षा, विशेष अध्यापक और विशेष पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो पहला ही उपयुक्त है, बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य हैं। ऑप्शन बा हो जाएगा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण।
सामान्य कक्षाओं में विशिष्ट बालक को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व निम्न में से किसका होता है? किसका होता है? तो भैया ये होता है कक्षा अध्यापक का। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकता और इन आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थिति में संतुलन रखता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बेरिंग, लैंगफील्ड व विल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तनाव असंतुलन की दशा है जो व्यक्ति को उत्तेजित अवस्था का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। कथन है गेट्स का। विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने हेतु अपनाने वाली प्रणाली है। तो उपयुक्त सभी प्रणालियां हैं, ये देख लीजिए। निम्न में से किन अभ्यर्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है? तो इसका भी ऑप्शन द है राइट। निम्न में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है? तो केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। प्रभावशाली शिक्षक अपसारी चिंतक होता है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि यह बच्चे को उस स्थान पर बिठाएं जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके, जिससे उसे अध्ययन करने में सहायता हो। नेक्स्ट है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकता को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ऑप्शन हो जाएगा आ इसका राइट। कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल अपनाकर शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो कक्षा में समय अनुवर्ती होना। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है? तो ऑप्शन सा हो जाएगा आपका राइट। व्यवसाय के प्रति वफादारी। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसका ऑप्शन सा हो जाएगा राइट। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका दा है ऑप्शन राइट। दा देख लेते हैं। धैर्यशीलता का कम होना। कमजोर विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उनकी प्रशंसा करके उन्हें अच्छे कार्य करने को कहना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक वह है जो ध्यान देता है सभी बालकों पर समान रूप से। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो दरबार से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को आवश्यकता होती है बच्चों को प्रेरित करने की। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। निम्नलिखित में अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा है? ऑप्शन सा है राइट। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों के बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशील तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं जोड़ी बताएं झलकती हैं। पता नहीं, हिंदी है भाई। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तो अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। जब एक
जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। ठीक है, इसके लिए वो पुस्तकों को पढ़ेंगे प्रमाण पत्र की वजह से, इसलिए ये काम नहीं करेगी अधिक समय तक। समावेशी कक्षा कक्ष में पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका में सम्मिलित है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके राइट, पढ़ लीजिए। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन दा हो जाएगा राइट, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उनको सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके। दिव्यांग विद्यार्थियों के समुचित विकास के लिए उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, वीडियो होती है समाप्त। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल। शुभ रात्रि।